Hello everyone, welcome back to our channel EduEthics. So if you are new to this channel, hi, my name is Sharcha Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. और आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। और इसमें हमने पार्ट 1 कर लिया है अब तक, और पार्ट वन में हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया है। लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, यानी कि लैंड जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। और लिथोस्फीयर में हमारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जो भी हमारा बच रहा है हम कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोस्फीयर में वो पोर्शन ऑफ द अर्थ जो वाटर कंसिस्ट करता है, ठीक है, जैसे कि ओशंस की इसमें हम बात करेंगे, हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे क्योंकि ओशंस इज द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो जो हाइड्रोस्फीयर है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अर्थ जो है वो एक ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, और 70% जो अर्थ है वो कवर्ड है वाटर से, और 29 यानी कि 29% जो है वो लैंड से कवर्ड है। हाइड्रोस्फीयर जो है वो कंसिस्ट करता है वाटर को इन ऑल इट्स फॉर्म्स, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो, यानी कि आइस हो, गैस, आइस, वाटर वेपर, जो भी तीनों, ठीक है। As running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all compromise the hydrosphere। जैसे कि रनिंग वाटर इन ओशंस, जो ओशंस जो है उसमें पानी क्या होता है? पानी बहता है, रन करता है रिवर्स में, ओशंस में, लेक्स में। और जो आइस होती है वो ग्लेशियर्स में आप देख सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर आप देख सकते हैं, ठीक है, वाटर वेपर देख सकते हैं आप एटमॉस्फेयर में। तो ये सब जो है, ये सब कुछ जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है हाइड्रोस्फीयर को। 97% से भी ज़्यादा जो अर्थ है वो उसमें वाटर पाया गया है। अब जैसे कि ओशंस है एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमंस। ह्यूमन जो है वो ओशन को यूज़ नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि ओशंस जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, ठीक है। इसलिए ह्यूमंस ओशंस को यूज़ नहीं कर सकते, ओशन के पानी को, ठीक है। और जो लार्ज प्रोपोर्शन है ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स and glaciers or under the groundwater or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for humans। तो यानी कि अगर हम देखें ओशन, वैसे तो बहुत पानी है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, लेकिन हम ओशंस में देखें तो ओशंस का पानी बहुत सॉल्टी है। फिर अगर हम देखें बाकी का तो आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स में, यानी कि बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है। और फिर बाकी का इसलिए और बाकी का अंडरग्राउंड वाटर है, मतलब ग्राउंड के नीचे है, तो उसमें से भी नहीं निकाला जाता, राइट। तो बहुत ही कम है पानी है जो कि ह्यूमंस के लिए फ्रेश है, बहुत ही कम पानी बचा है इस दुनिया में, ठीक है। सो स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, बहुत ही कम फ्रेश वाटर है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, लेकिन फिर भी अर्थ में शॉर्टेज ऑफ वाटर लोगों को फेस करना पड़ रहा है। डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। चलिए अब ओशंस की बात करेंगे। तो ओशंस भी इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दिस ऑल compromises हाइड्रोस्फीयर। नाउ ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो ओशंस जो है वो एक मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, and they are interconnected with one another, like Pacific Ocean है, Atlantic Ocean है, Southern Ocean है, Indian Ocean है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। The ocean waters are always moving। जो ओशन का पानी होता है वो आप देखेंगे, अगर आप कहीं गए हैं घूमने तो आप देखेंगे कि पानी बहता हुआ होता है ओशंस का, ठीक है। ओशंस का पानी हमेशा बहता रहता है। द 3 चीफ मूवमेंट, तो जो 3 चीफ मूवमेंट्स हैं ओशन वाटर की, वो है वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स।
और 5 मेजर ओशंस जो है वो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है और ये स्प्रेड होता है, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मरियाना ट्रेंच जो है वो एक डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, जो कि लाई करता है पैसिफिक ओशन में। और हमने इसका हमने जब इसका मेजरमेंट पढ़ा था तो वो भी काफ़ी था 11,022, तो आपको याद रखना है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। जो पैसिफिक ओशन है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स जो है वो इस ओशन से सराउंडेड है। अब अगर मैप में देखेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि जो लोकेशन है कॉन्टिनेंट्स का अराउंड द पैसिफिक ओशन, इफ यू हियर, इधर तो नहीं, मैप में जाके देखते हैं। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, यहाँ सब में पैसिफिक ओशन से घिरे हुए हैं ये। और पैसिफिक ओशन जो है वो ऑलमोस्ट शेप उसकी क्या है, राउंड है। क्योंकि देखिए अभी तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे अर्थ को खोला गया है, राइट, लेकिन इसको ऐसे फोल्ड किया जाता है। ओके, इसको एक बार हम कैमरा वाले वीडियो से भी एक बार देखेंगे, एक्टिविटी करेंगे और मैप की। चलिए अब ऐसा कंटिन्यू करते हैं। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है वो भी इससे सराउंडेड है, तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। अब ये जो अटलांटिक ओशन है वो ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, और ये एस शेप है। अगर आप इसकी शेप देखेंगे मैप में तो उसकी शेप एस है, ठीक है। और ये फ्लैंक्ड है बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक, जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की वो हाईली इंडेंटेड है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। हाँ, तो ये जो इरेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन है ये प्रोवाइड करता है एक आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक बिजिएस्ट ओशन है। जो इंडियन ओशन है वो एक ओनली ओशन है जो कि नेम किया गया है आफ्टर अ कंट्री। और ये जो ओशन दिस एंड दैट इज इंडिया, तो जिसमें हम रहते हैं, राइट, इंडिया में हम रहते हैं और इंडिया जो कंट्री है उसी के नाम से ये जो ओशन है ये रखा गया है इसका नाम। इसकी जो शेप है, इस ओशन की जो शेप है वो ट्राइंगुलर है शेप में, ठीक है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, तो नॉर्थ में ये एशिया से बाउंडेड है और वेस्ट में अफ्रीका से, वेस्ट बाय अफ्रीका, और ईस्ट से ये ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करते हैं सदर्न ओशन की। तो सदर्न ओशन जो है वो एनसर्कल करता है द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अभी जो सदर्न ओशन जो है वो एनसर्कल करता है द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका और एक्सटेंड करता है नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब लास्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है आर्कटिक ओशन की। आर्कटिक ओशन जो है वो लोकेटेड है विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और ये सराउंड करता है नॉर्थ पोल को। और ये कनेक्टेड है विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। इसे आप क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये बाउंड है नॉर्दर्न कोस्ट से ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया तो आप जानते ही हैं, यूरेशिया वो एरिया है जहाँ से एशिया और यूरोप सेपरेटेड है, लेकिन वो थोड़े यहाँ से मिल भी रही हैं, राइट। तो उस पोर्शन को हम यूरेशिया कहते हैं। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की।
और एटमॉस्फेयर में हम बात करेंगे। अच्छा एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस। तो अर्थ जो है वो सराउंडेड है एक गैस की लेयर से जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये जो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है ये एक इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ द ब्लैंकेट। और ये हमको प्रोवाइड करती है एयर जिसको हम ब्रीथ करते हैं, और ये हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। और जो एटमॉस्फेयर है, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक्सटेंड अप है टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। तो अभी जो एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर पोर्शंस एंड अदर प्रॉपर्टीज। सॉरी, ये जो लेयर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस इन्हें हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen। अभी जो atmosphere है ये mainly composed है of nitrogen and oxygen which make us about 99% of clean dry air, जो कि मेक अप करती है अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और अदर गैसेस जो है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर वो 1% है बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ while नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑक्सीजन है उससे हम ब्रीथ कर पाते हैं, और जो नाइट्रोजन है वो हमारी हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है थ्रू प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट ऑब्जर्व हीट रेडिएंट बाय द अर्थ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अब्जॉर्व करती है हीट रेडिएंट बाय द अर्थ, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म, और वो प्लैनेट को वार्म बनाती है। और ये एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्योंकि आपने फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस तो सुना ही होगा जो कि आपकी बायोलॉजी में है, तो उसको आप पढ़ के जान सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो वेरी करती है विद हाइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि एरोप्लेन और ये जो है ये तो आती है ट्रोपोस्फेयर में सबसे नीचे, फिर आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर उससे ऊपर लाइक रॉकेट्स वगैरह सब जो है, फिर आता है मेसोस्फेयर, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर आता है। इसमें के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। इसमें अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, लेकिन इसमें 5 जो भी लेयर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इनका बता रखा है, राइट। हाँ, it is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up। हाँ, the density, और तो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो हाइट वैरी करती है, यानी कि जितना हम ऊपर जाते जाएंगे पापा, तो जो एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप, यानी कि जैसे कि हम ऊपर जाते जाएंगे तो फिर ये कम होता जाएगा, ऑक्सीजन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप, यानी कि वो रैपिडली डिक्रीज होती जाएगी जो एयर है, राइट, एज वी एट द सी लेवल। You know the climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air। तो आपने जैसे कि सुना होगा, राइट, विजेंद्री पाल के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि जब हम ऊपर जाते तो उनको बहुत सारी चीज़ें
कैरी करनी पड़ती है और अपनी ऑक्सीजन मास्क भी उनको लेना पड़ता है। क्यों लेना, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह उनको साथ रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते ही क्या हो जाती है, ऑक्सीजन जो एयर है वो कम होती जाती है और ठंड जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, इसीलिए उनको ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। इसलिए क्लाइंबर्स अपने साथ ये चीज़ें रखते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए ब्रीथ करने में। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सर्ट्स करती है प्रेशर ऑन द अर्थ, और ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कुछ एरियाज जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं हाई प्रेशर और कुछ एरियाज जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं लो प्रेशर। एयर जो है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर, जो मूविंग एयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विंड कहते हैं। द मूविंग एयर इज नोन एज विंड। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की, जो होता है जिसको बोलते हैं दी डोमेन ऑफ लाइफ, जो किस चीज़ को कंबाइन करती है, जो इन तीनों कंपोनेंट्स को, जिन इन तीनों लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स को क्या करती है, वो इंक्लूड करती है। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लास्ट दैट इज एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ द बायोस्फीयर, तो अब हमारा बस लास्ट टॉपिक बचा है ये। जो बायोस्फीयर है ये एक नैरो जोन है ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इस बायोस्फीयर में क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर, यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों एक साथ मिलते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, और बना देते हैं बायोस्फीयर लाइफ। इट इज इन द जोन दैट लाइफ, यानी कि इसमें सर्वाइवल पॉसिबल होता है। ओके, यानी कि इसमें लाइफ पॉसिबल होती है। दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट, और ये इस प्लैनेट की, और इसीलिए ये प्लैनेट यूनिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोस्फीयर है, इसमें लिथोस्फीयर, इसमें लैंड है, इसमें एयर है, इसमें वाटर है। ठीक है, एग्जिस्ट्स देयर आर सेवरल, तो यहाँ पे सेवरल बहुत सारे स्पीशीज हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये जो सारे लिंक्ड है टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन द बायोस्फीयर मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लैनेट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। Are three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other। तो ये जो तीन डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये इंटरेक्ट होती हैं और एक अफेक्ट देती हैं ईच अदर इन सम वे ऑफ द अदर। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर may lead to fast removal of soil from slopes। तो अगर हम फॉरेस्ट कट करते हैं क्योंकि हमको वुड की नीड होती है, और अगर हम लैंड को क्लियर करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, तो इससे क्या हो सकता है, फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल एंड स्लोप्स भी हो सकता है। सिमिलरली जो अर्थ का सरफेस होता है मे बी चेंज्ड, अर्थ का जो सरफेस होता है वो भी चेंज हो सकता है, मे बी changed due to natural calamities like earthquakes। जैसे कि अगर earthquake आया, राइट, एंड earthquake अगर आया तो उसकी क्या हो सकता है, उससे अर्थ जो है वो उसका सरफेस चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, तो लैंड का सबमर्जेंस हो सकता है, एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। ठीक है, सुनामी जो रिसेंटली हुई थी, पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज अंडर वाटर। ठीक है, तो जो लैंड है उसका शेप बदल सकता है, सुनामी आ सकती है, फ्लड भी आ सकता है, राइट। उस फ्लड में क्या होता है, वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा, उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, उसकी वजह से
क्या हो सकता है, लोग डूब सकते हैं उसी पानी में। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड, तो अगर हम वेस्ट मटेरियल्स को लेक्स रिवर्स में डालेंगे तो ये वाटर के लिए अनसूटेबल है फॉर ह्यूमन यूज़। रिवर्स मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़, और ये डैमेज करता है अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ्स। तो जो ह्यूमंस ही हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी अर्थ को, जो अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, उसको ख़राब करने में तुले हुए हैं। क्योंकि हम कभी प्लास्टिक जो होता है उसको यूज़ करके हम लेक्स में, कचरा लेक्स में डाल देते हैं, रिवर्स में डाल देते हैं, राइट। एंड कई बार हम ट्रीज़ हटा देते हैं, उसके लिए वाटर, उसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है, ठीक है। तो हमको ये सब नहीं करना चाहिए, हमें मेंटेन रखना चाहिए हमारे अर्थ की ब्यूटी को, और हमें क्या करना चाहिए, ट्रीज़ लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और प्लास्टिक का यूज़, जो कि हमारे लिए, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बुरी चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में क्या हो, फ्यूचर में कोई बहुत ही बड़ी परेशानी आ जाए हमारे रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज जो बन रही है उसके लिए उनकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स, तो थर्मल पावर प्लांट्स जो होता है, जो व्हीकल्स होती हैं, उनसे पॉल्यूट हो रहा है हमारा जो हमारा अर्थ है, राइट। पॉल्यूट द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर है, लेकिन बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन अगर जितना CO2 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर CO2 बहुत ज़्यादा, उसकी क्वांटिटी, उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या ग्लोबल टेम्परेचर में भी हो सकता है गड़बड़। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देयर इज दस अ नीड टू limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithos, the atmosphere and the hydrosphere। तो इसीलिए हमको लिमिट में रिसोर्सेज ऑफ अर्थ को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमको अपने एनवायरनमेंट को, अपना जो नेचर है उसको बैलेंस रखना चाहिए बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द, जो लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, और जो हाइड्रोस्फेयर है। तो हमने पार्ट 2 में अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छे लगे तो उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो, ओके, थैंक यू।